Namaste. Hello everyone. Welcome in today's video. Today we are going to discuss COP chapter 2nd of Ayurveda NABH Standards 2nd edition 2016. In this chapter there are total 18 standards. We will discuss one by one all the standards and will try to understand how they are implemented. सारे स्टैंडर्ड्स हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट कैसा करना है इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। पहला स्टैंडर्ड है जिसमें हॉस्पिटल में सभी विभागों में एक जैसी सुविधा या सेवा प्रदान करनी है और यह नियमों के अधीन रहना चाहिए। और इनके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स का, जिसमें इनका उल्लेख रहना चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड है COP2, जिसमें इमरजेंसी केस या मेडिको लीगल केस कैसे हैंडल किए जाते हैं उनके बारे में आपको प्रक्रिया लिखनी है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स टू बी प्रिपेयर्ड, और उसी के अनुसार आपको उस समय पर सारी प्रक्रिया करनी है। उसी के साथ हॉस्पिटल में ट्रायज ऑफ पेशेंट्स का भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इमरजेंसी में कौन से पेशेंट को प्राथमिकता देनी है उसके अनुसार उसको चिकित्सा देनी है। इस बात की ट्रेनिंग आपको स्टाफ को देनी ज़रूरी है और जिसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। उसी के साथ पेशेंट का एडमिशन हो, डिस्चार्ज हो या ट्रांसफ़र हो, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि किन किन अवस्थाओं में और किस प्रक्रिया से ये सारी चीज़ें आप करेंगे। और डिस्चार्ज के समय में आपको डिस्चार्ज नोट या डिस्चार्ज शीट देना है, जिसका कंटेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और जो भी आप लिखेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में, उसको आपको फॉलो करना है। तीसरा स्टैंडर्ड है एम्बुलेंस के बारे में, जहाँ पे एम्बुलेंस आने के लिए और रुकने के लिए जगह पहले से ही तय होनी चाहिए और एम्बुलेंस पार्किंग के लिए आपको एरिया मार्क करना है। उसी के साथ एम्बुलेंस सभी नियमों के अधीन होना चाहिए, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स लाइसेंस इत्यादि। एम्बुलेंस में सभी संसाधन उपलब्ध रहने चाहिए। उसी के साथ इसकी जिम्मेदारी एक ट्रेन्ड पर्सन को ही आप दे सकते हैं या फिर देनी चाहिए। एम्बुलेंस चेकलिस्ट, जहाँ पे एम्बुलेंस को डेली चेक करना पड़ता है, उसी के साथ उसके इक्विपमेंट्स को भी चेक करना पड़ता है। और इमरजेंसी मेडिकेशंस, जिनकी भी चेकिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए और प्रायर टू डिस्पैच, निकलने से पहले भी एक बार चेक करना है। तो ये सारी चेकलिस्ट एम्बुलेंस में उपलब्ध होनी चाहिए। उसी के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम रहनी चाहिए। अगला स्टैंडर्ड है वल्नरेबल पेशेंट्स के बारे में, जहाँ पे एल्डरली, फिजिकली या मेंटली चैलेंज या फिर बच्चे आते हैं। यहाँ पे इन लोगों की चिकित्सा या सेवा कैसे की जानी है, कौन सी विशेष सुविधा देनी है, इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसी के अनुसार अस्पताल में आपको उनको सुविधा देनी है। इसमें खासकर सुरक्षा का ध्यान रखना है, जैसे कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और उस आपके अनुसार अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए। वल्नरेबल पेशेंट्स की चिकित्सा या एडमिशन से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर यहाँ उनके रिलेटिव या पेरेंट्स से आपको लेना पड़ेगा। और ये सब हैंडल करने वाले स्टाफ्स को इन प्रोसीजर्स की जानकारी देनी है और उनको ट्रेनिंग कर देना है। इस ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंटेशन उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स में भी रहनी चाहिए। अगला स्टैंडर्ड है ऑब्स्टेट्रिक केयर
एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर अगर आपके अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है तो कैसे की जाती है, किन किन नियमों का पालन करना है, कौन ये सुविधा दे सकता है, इन सभी के बारे में डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए और उसी के अनुसार अस्पताल में कामकाज होना चाहिए। यहाँ पे पेशेंट असेसमेंट में मैटरनल न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आईपीडी के पेपर में उसका फॉर्मेट ज़रूरी है। उसी के साथ एंटीनेटल और पोस्टनेटल मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए और उसका भी फॉर्मेट पेशेंट के साथ रहना चाहिए। अगला स्टैंडर्ड है नॉर्मल लेबर या सिजेरियन सेक्शन। इनकी भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स यानी कि प्रक्रिया कैसे की जानी है, कौन करेगा, इन सारे बातों की पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए और इसमें ये प्रक्रिया क्वालिफाइड या ट्रेन पर्सन के द्वारा ही करनी है। उसी के साथ हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केस में उनको संभालने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स की उपलब्धता होनी चाहिए। पेरीनेटल मॉनिटरिंग करनी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है जो कि केस शीट में उसका फॉर्मेट ज़रूरी है। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस में उस तरह की फैसिलिटीज़ अस्पताल में रहनी ज़रूरी है। अगला स्टैंडर्ड है COP7 नियोनेट केयर के बारे में। इनकी भी डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए और नियोनेटल केयर रूल्स और रेगुलेशंस के दायरे में रहना चाहिए और इनके ट्रीटमेंट या इनको हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेन डॉक्टर्स एंड स्टाफ रहना चाहिए और ये भी नियमों के अधीन रहना चाहिए। पेशेंट असेसमेंट में न्यूट्रिशनल ग्रोथ एंड इम्यूनाइजेशन असेसमेंट करना ज़रूरी है जिनका फॉर्मेट आईपीडी के शीट में रहना चाहिए और स्पेशली नियोनेट एब्डक्शन या अब्यूज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उनका पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स और उन्हीं का ट्रेनिंग स्टाफ को ज़रूरी है। साथ में ही फैमिली को न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, सेफ पेरेंटिंग के बारे में एजुकेशन देना ज़रूरी है। उसका एक आप फॉर्मेट बना के पेरेंट्स का सिग्नेचर ले सकते हैं। अगला स्टैंडर्ड है COP8 पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे और स्पेशल केयर फॉर चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, उसकी सुविधा आपको देनी पड़ेगी। तो उसमें भी न्यूट्रिशनल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल असेसमेंट का फॉर्मेट रहना चाहिए और जिसका आईपीडी के शीट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। साथ ही में चाइल्ड अब्डक्शन या एब्यूज़ के बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और स्टाफ ट्रेनिंग होना चाहिए और एजुकेशन जैसे कि पहले हमने देखा है न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में पेरेंट्स को देना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है सर्जिकल, पैरासर्जिकल, पंचकर्मा और अदर ट्रीटमेंट प्रोसीजर। तो इनका पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाना है और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी पेशेंट को देनी है और उनसे सिग्नेचर लेना है। प्री ऑपरेटिव प्री प्रोसीजर असेसमेंट करना ज़रूरी है जिसका फॉर्मेट आईपीडी के शीट के साथ रहना चाहिए और इवेंट्स जैसे कि एडवर्स इवेंट हो गया लाइक रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी या प्रोसीजर्स, इनको अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इनका डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स रहना चाहिए और उसी के अनुसार स्टाफ को ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है जिसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड रहना चाहिए। प्रोसीजर से पहले ब्रीफ ऑपरेटिव नोट्स और ट्रांसफ़र रिकवरी एरिया के लिए होने चाहिए। मतलब पेशेंट को रिकवरी एरिया से डिस्चार्ज करने से पहले
प्री ऑपरेटिव नोट्स लिखने हैं। उसी के साथ पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट प्रोसीजर के प्लान क्या है उसका भी एक फॉर्मेट रहना चाहिए, और उसमें डॉक्टर विल प्लान फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। रिकवरी रूम से शिफ्ट करने से पहले ब्रीफ ऑपरेटिव नोट्स लिखना है। अगला चैप्टर देखने से पहले इसी में पंचकर्म थेरेपी रूम, इक्विपमेंट्स, इन सब की सुविधा होनी चाहिए। मटेरियल्स, पर्सन या पेशेंट जब आते जाते हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं। सर्जिकल या पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स, पंचकर्म थेरेपी, इन सभी का SOP अलग से बनाना है। उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। और सेप्सिस और प्रिकॉशंस की भी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए। और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम रहना चाहिए पैरासर्जिकल पंचकर्म के लिए, यहाँ पे विशेषकर सर्विलेंस ऑफ OT और पंचकर्म या फिर ट्रीटमेंट उसका रहना है, करना है, और उनका डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है COP10, जहाँ पे मॉडरेट सेडेशन अगर देना है तो उसके पॉलिसी प्रोसीजर्स और इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, जो फॉर्मेट रहना है। और ये क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन से ही करवाना है। एक व्यक्ति जब सेडेशन दे रहा है तो प्रोसीजर करने वाला व्यक्ति अलग रहना चाहिए। इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, इनका होना ज़रूरी है, जिसका फॉर्मेट के शीट में रहना चाहिए। और पेशेंट आफ्टर सेडेशन मॉनिटर करना है, जिसका मॉनिटरिंग नोट्स के लिए भी फॉर्मेट रहना चाहिए। रिकवरी रूम से डिस्चार्ज देने से पहले कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी, इनको डिफाइन करके उसका फॉर्मेट बनाना है, और उसके अनुसार ही उसको रिकवरी रूम से डिस्चार्ज देना है। इक्विपमेंट एंड मैन पावर अवेलेबल रहनी चाहिए अगर सेडेशन में पेशेंट डीपर लेवल में चला जाए, दैट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली, और दैट इक्विपमेंट एंड मैन पावर शुड बी अवेलेबल। नेक्स्ट है फॉर एनेस्थेसिया, सिमिलरली पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाना है। प्री एनेस्थेसिया असेसमेंट का फॉर्मेट रहना चाहिए, और प्री एनेस्थेसिया असेसमेंट का रिजल्ट डॉक्यूमेंटेड करना है, और उसी के अनुसार एनेस्थेसिया का प्लान बनेगा। इमीडिएट प्री ऑपरेटिव री इवैल्यूएशन फॉर्मेट भी रहना चाहिए, और इन्फॉर्म कंसेंट एनेस्थेसिया से पहले लेना ज़रूरी है। एनेस्थेसिया के दौरान जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है उसका भी फॉर्मेट और ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो टी शीट के साथ रहना चाहिए। उसी के साथ पोस्ट एनेस्थेसिया स्टेटस मॉनिटर करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ट्रांसफ़र से पहले क्या चीज़ें देखनी है ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट करेगा, उसका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और फॉर्मेट भी रहना चाहिए। सारी चीज़ें करते हुए इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस फॉलो करनी है क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। और उसी के साथ एडवर्स एनेस्थेसिया इवेंट अगर कुछ हो तो उनको रिकॉर्ड करना है, मॉनिटर करना है, उनका रजिस्टर हो ज़रूरी। अगला स्टैंडर्ड है यूज़ ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। इनके बारे में भी डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आ जाएगा, और ये नियमों के अधीन होना चाहिए। इसमें भी इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है, और जिसमें फैमिली को एजुकेशन करना है रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन। Also, organization define process of availability of and transfusion of blood or blood components in emergency। इमरजेंसी में आप कहाँ से और कैसे ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स उपलब्ध करवाएंगे, उनके बारे में जानकारी
डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। ट्रांसफ्यूजन के बाद फॉर्म कलेक्ट करना है, अगर कुछ रिएक्शंस है तो उनको आइडेंटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट करना है और एनालाइज करना है, जो इसके प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस के लिए यूजफुल रहे। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टाफ को ट्रेनिंग देना है और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की जानकारी देनी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है आईसीयू केयर हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बारे में, जहाँ पे जो भी सुविधा देनी है, कैसे देंगे, कौन देगा, इसके बारे में पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स रहने चाहिए और उन सभी का आपको ट्रेनिंग देना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रहना है। उसी के साथ इन सुविधाओं के लिए ट्रेंड और एडिक्वेट स्टाफ रहना चाहिए और इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। इन केस ऑफ बेड शॉर्टेजेस क्या करना है, इसके बारे में भी डिफाइंड प्रोसीजर होनी चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड इन आईसीयू यूनिट एंड दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया, आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा शुड कैन बी इंक्लूडेड। COP 14 में पेशेंट अंडर रिस्ट्रेंट के केयर के लिए गाइडलाइंस हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन करना है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। फिजिकल रिस्ट्रेंट मेजर आपको यहाँ यूज करना है और उसका रीज़न क्लियरली मेंशन करना है और ऐसे पेशेंट्स को मोर फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना है। और ये कैसे करना है, इसके बारे में स्टाफ को पीरियोडिक ट्रेनिंग देना है, रिस्ट्रेंट टेक्निक सिखाना है, इनका डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट is appropriate pain management. In case of pain, what can be done or what should be done should be documented. And पेशेंट जो पेन में है उसका डिटेल असेसमेंट या फिर पीरियोडिक रीअसेसमेंट करना है। और ऑर्गेनाइजेशन शुड रिस्पेक्ट द पेशेंट्स पेन and also the family are educated regarding various pain management techniques which can be used. Next is regarding rehabilitative services. If available, the document should be there regarding policy and procedures, and they should be in relation to the scope of services, and guided policy should be there for assessment and reassessment. It should be documented and it can be given by multidisciplinary team. तो adequate space and equipment इन सर्विसेज के लिए होना ज़रूरी है। Next is COP 17. If research activities are there regarding that, policy and procedures has to be made. Organization has an ethics committee to see all these functions and which has a power to discontinue कौन सा भी रिसर्च अगर रिस्क है तो they can discontinue. For all this there should be standardized format. For research purposes also, informed consent should be obtained from the patients. Patient has right to withdraw from the research at any stage, तो इनका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए and that should be recorded. The next is regarding therapeutic diet, that should be also documented, policy and procedures. And according to nutritional assessment, the patient should receive the food. In this, very important is the family should be educated about for the nutritional needs. If it is supplied from the institution, अगर आपके अस्पताल से, कैंटीन से, या 4 यूनिट से
पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज़ हैंडल्ड, हाउ इट इज़ स्टोर्ड और हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेशेंट। इनका पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड दैट शुड बी फॉलो इन द प्रैक्टिस। जो पर्सन्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और कुछ डेट्स इम्पोर्टेंस है जो कि करवाने पड़ते हैं। तो ये था COP चैप्टर 2। इससे पहले हमने AAC चैप्टर 1 डिस्कस किया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।